तो 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार रेल, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास फोकस कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन सेक्टर्स पर खर्च होने वाली रकम में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है। खबर पर डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या माना जाए कि एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा फोकस करने वाली है? बजट की तैयारियों को लेकर अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सरकार अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस कर सकती है और उसमें भी रेल, रोड, हाईवे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में सड़कों का जाल बिछाने का जो काम शुरू हुआ है उसमें और तेजी बनाया जाए, इस पर खास फोकस हो सकता है। और सरकार की कोशिश ये है कि चुनाव के महीनों में या फिर कहें चुनाव से ठीक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी काम चल रहा है उसकी रफ्तार धीमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद इसमें बजट का जो आवंटन है उसमें बढ़ाया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी पिछले साल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने खर्च किया था उसमें करीब 15% ज़्यादा सरकार इस बार खर्च करने की कोशिश करेगी। पिछले साल आपको बता दूं कि करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खर्च करने का ऐलान किया था और इसका सबसे ज़्यादा फायदा रोड, हाईवे और रेलवे में देखने को मिला था। और सरकार चाहती है कि इन सेक्टर में आगे भी फोकस बना रहे, यानी जितनी तेज़ी से सड़कें बन रही हैं उतनी तेज़ी से सड़कें बनती रहें, जितनी तेज़ी से रेलवे लाइन बिछ रहा है उसमें और तेज़ी लाई जाए और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में सड़क बनाई जाए। ओके, तो इंफ्रा सेक्टर पर होगा फोकस और इंफ्रा रकम में भी 15% की बढ़ोतरी है मुमकिन। शुक्रिया लक्ष्मण वो सारी डिटेल्स लाने के लिए। और इंफ्रा के अलावा सरकार का जो फोकस है किसानों पर भी होगा। खासतौर से किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार उनका बुनियादी ढांचा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। अधिक जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। भले ही ये अंतरिम बजट है, लेकिन कृषि क्षेत्र में ढांचागत निवेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर इस साल के बजट में भी दिखेगा। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस साल भी 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। दरअसल साल 2015 में प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 2019 तक 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक 74 परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार का जोर है कि जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए ताकि देश में जो इरिगेटेड लैंड है उसकी जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में एक तरह से ढांचागत सिस्टम को सुधारा जाए ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। दरअसल सरकार का जोर किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ साथ इस पूरे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है और इसी के तहत सरकार ये कोशिश कर रही है कि इरिगेटेड लैंड की जो सीमा है या फिर उसका एरिया है उसमें बढ़ोतरी हो ताकि कृषि उपज बढ़े और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का सपना है किसानों की आय को दुगना करने का, उसको लेकर बात आगे बढ़ सके, उसमें एक कह सकते हैं कि एक ठोस कदम आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। तो बजट में किसानों को सौगात मिल सकती है, लेकिन सरकार किसानों को भले ही खुश करने के लिए अपना खजाना खोल दे, लेकिन फिच ग्रुप की इंडिया रेटिंग कह रही है कि इसका राजस्व घाटे और ब्याज दरों पर उल्टा असर देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की आहट ने रेटिंग एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। फिच ग्रुप की इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के समय ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलने शुरू होंगे, लेकिन किसानों के आर्थिक पैकेज से दरों में कटौती टल भी सकती है। वहीं छोटे किसानों को सालाना 10,000 की मदद से राजस्व घाटा करीब 72 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। इससे भी आरबीआई पर दबाव बढ़ेगा। हमने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर सरकार ये फैसला लेती है तो उसका असर जो है राजकोषीय घाटे पे तकरीबन 72 बेसिस पॉइंट ऑफ जीडीपी का पड़ेगा। इंडिया रेटिंग्स ने अर्थव्यवस्था, रुपए और सरकारी बॉन्ड को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें देश की मौजूदा आर्थिक रफ्तार कमोबेश बरकरार रहने की उम्मीद जताई गई है। अगले कारोबारी साल में जीडीपी ग्रोथ दर के 7.5% रहने का अनुमान है। हालांकि ये दर और अच्छी हो सकती थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के साथ घरेलू मोर्चे पर अनिश्चितता की वजह से इस पर नकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन जीएसटी की दरों में लगातार बदलाव,
कृषि संकट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कानून के तहत रिजोल्यूशन में धीमी प्रगति और एनबीएफसी में नकदी संकट का भी ओवरऑल ग्रोथ पर असर पड़ा है। इंडिया रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत के मुताबिक ब्याज दरों में कमी आने के बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 2021 से पहले बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स असली में जो पटरी पे आएगा उसके लिए हमें अभी और शायद 1 साल का इंतजार करना पड़े। अगले वित्त वर्ष में सरकार को मौजूदा साल के मुकाबले सस्ता कर्ज मिल सकता है। अनुमान है कि सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न 7.5% से 6.6% के रेंज से घटकर 7.3% से 7.4% हो जाएगा। जहां तक रुपए का सवाल है तो एजेंसी को लगता है कि अगले कारोबारी साल तक डॉलर के मुकाबले रुपया औसतन 71.36 के लेवल पर बना रहेगा। हालांकि चुनावी गहमागहमी के बीच अनिश्चितता बरकरार रहेगी। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। इस बार चुनाव में टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभाएगी और पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने सीधे मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देश भर में वोटर्स का डेटाबेस तैयार करने जा रहे हैं और बीजेपी जनता की सलाह से लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी सीधे जनता से संवाद करके अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मंत्री और सांसद जनता के बीच जाएंगे और वोटर्स की राय जानेंगे। इसके बाद ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इस बार वो बीजेपी की तरह ही एक वोट का डेटाबेस तैयार कर रही है। हर बूथ के तहत जुड़े 100 से 125 मतदाताओं के नाम और फोन नंबर स्टोर किए जाएंगे ताकि प्रचार के दौरान सभी से बातचीत की जा सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कमेटी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को फरवरी तक हर बूथ से कम 100 मतदाताओं की सूची तैयार कर कमेटी को सौंपने के लिए कहा है। अब चुनावों में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा भी सभी पार्टियां ले रही हैं, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज की चुनौती बढ़ गई है। इसलिए इस बार खासकर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां फेक न्यूज को रोकने के लिए बाकायदा निगरानी सेल बना रही हैं। इसके साथ ही युवाओं को खींचने के लिए पार्टियां युवा चेहरों की भागीदारी सोशल मीडिया पर बढ़ाने वाली हैं। कुछ ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल होगा जहां जनता से सीधे बात की जा सके। ऐसे में इस बार चुनाव प्रचार पहले से ज्यादा हाईटेक होंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं गुजरात में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। गुजरात में जमकर पैसा बरसा है। आज वाइब्रेंट गुजरात का समापन समारोह है। माना जा रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात में इस बार तकरीबन 5 लाख करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। और क्या डिटेल्स हैं, सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष, बताइए वाइब्रेंट गुजरात में आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज समापन समारोह है। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए ये 18 तारीख से शुरू हुआ था वाइब्रेंट समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और कॉरपोरेट जगत के बड़े दिग्गज जैसे मुकेश अंबानी, पंकज पटेल जायडस कैडिला के हो या कुमार मंगलम बिरला हो, इस तरह के बड़े दिग्गज यहाँ पर आए थे और उन्होंने बड़े निवेश की घोषणाएं की है। और अनुमान ये है आज 12:30 बजे ये समापन समारोह शुरू होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ रहने वाले हैं। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि अब तक 3 दिन का जो है क्या निकल के आया, क्या निचोड़ है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 30,000 से ज्यादा के एमओयू हुए हैं। और जो निवेश की बात की जाए तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अगले 5 से 10 वर्षों में गुजरात में हो सकता है। इसमें बड़ा निवेश जो है वो रिलायंस ग्रुप की तरफ से आएगा। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा मुकेश अंबानी कर चुके हैं। इसके अलावा जोलेरा एसआईआर जो है यहाँ पर, जिस पर सबकी नजरें हैं, तो वहां पे 21,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। और खासकर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा निवेश आने की संभावना है।
क्योंकि अदानी ग्रुप अकेला जो है वो 30,000 करोड़ के निवेश की बात कर चुका है ऊर्जा सेक्टर में। बाकी कुल अदानी की तरफ से 55,000 करोड़ का निवेश किया जाना है। तो सब मिलाकर देखा जाए तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की घोषणा आज हो सकती है। ओके अगर आप ये बता सके मनीष, क्योंकि ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये 9th समिट हम इसका होता हुआ देख रहे हैं। पिछले कई सालों में, अब 1 दशक इसको होने को है, तो जरा बताइए कि इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स के लिहाज से, एमओयू के लिहाज से ये साल कैसा रहा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, उसके मुताबिक माना जा रहा है कि इस बार जो नए इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स अब तक हुए हैं वो 12 साल के लोज पर हैं। और यहाँ पर CMIE की एक रिपोर्ट भी है जो ये कहती है कि अभी तक 25% अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जिस पर काम हुआ भी नहीं है। तो जरा बताइए कि कैसा मूड रहा, कैसा माहौल रहा, क्योंकि बड़े बड़े नाम रहे हैं, बड़े बड़े फिगर्स के इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन एक फीलर कैसा रहा? देखिए, अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब के वाइब्रेंट समिट और आज के वाइब्रेंट समिट की तुलना की जाए तो ये फीका कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी के टाइम में जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह की व्यवस्था होती थी, उसके मुकाबले इस बार कम दिख रहा है। और क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसा बड़ा नेता निकल के ऐसी जगह चला जाता है, दिल्ली में PM बन के चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का वो फीका ही लगेगा आपको। लेकिन अगर तुलना की जाए तो पिछले 2 वाइब्रेंट समिट में गुजरात सरकार की तरफ से ना तो ठीक से आंकड़े दिए जाते थे, ना कोई बड़े अनाउंसमेंट पब्लिक फंक्शन में होते थे। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि अनाउंसमेंट जो है वो सीधे निवेश को लेके जितने भी उद्योगपति यहाँ आए थे उन्होंने खुल के किया है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो या रिलायंस हो या अदानी हो, सबने खुल के अपना अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा बात की जाए तो विदेश से जो आने वाले लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन उतना ही रहा है जितना इतने वर्षों में रहा है, क्योंकि ये 9वां एडिशन है। तो ओवरऑल मिला के देखे तो इतना फीका नहीं रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि इस बार जो है वो कितना निवेश होगा वो खुल के आंकड़ा सामने आ रहा है। और इस बार गुजरात सरकार का फोकस ये है कि जितने भी लोग MOU कर रहे हैं या कोई भी कंपनी MOU कर रही है उसका 1 से 1.5 महीने में अमल शुरू हो जाए, कम से कम उनकी जगह खरीद ली जाए या वहां पे भूमि पूजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका अमल इम्प्लीमेंटेशन होना यहाँ पर अब जरूरी है, क्योंकि नंबर्स तो, फिगर्स तो बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान हुए हैं, MOUs भी साइन हुए हैं, लेकिन अब उनको यहाँ पर काम उन पे शुरू होता देखना, ये अब सब देखना चाहेंगे। शुक्रिया मनीष वो सारी डिटेल्स सामने रखने के लिए। तो कुछ बड़े डेटाज निकल कर आया, 5 लाख करोड़ की निवेश की बात अब तक निकल कर आई। ऑफकोर्स आज आखिरी दिन है, समापन समारोह है, तो नजर जरूर रहेगी। वैसे आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में एनर्जी सेक्टर में निवेश पर खास फोकस रहा है। इस बार सरकार गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क बनाने जा रही है, जिसमें बड़ा निवेश आने की उम्मीद है। इनफैक्ट इस बारे में भी हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। जितने निवेश के आंकड़े घोषित किए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कितना निवेश अब तक आ चुका है, और ये हाइब्रिड पार्क के अलावा सोलर अलग से होगा या किस तरह से होगा? हाइब्रिड पार्क हम लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। से फॉर एग्जाम्पल अदानी ने जो घोषणा की 30,000 करोड़ की, वो हाइब्रिड पार्क के अंदर वो सोलर पैनल्स डाल के बाहर बिजली बेचेंगे। सो दैट इज़ 30,000 करोड़ उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सुजलॉन ने भी इंटरेस्ट बताया है, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट बताया है। सो विंड है, सोलर है, एनर्जी सेक्टर में सबने इंटरेस्ट बताया। सो फॉर्म प्रपोजल्स तो बाद में होगी, लेकिन इंटेंशन तो सबकी दिखाई दे रही है आज। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी जो पॉलिसीज है विल बी 100% सक्सेसफुल। सर, हर बार वाइब्रेंट के बाद ये होता है कि MOU हो जाते हैं, अमल नहीं होता है, और इस बार सरकार जो है बड़ी सख्त है कि जल्दी से इसका अमल हो, 1-1.5 महीने में ही काम शुरू हो जाए। ये पार्क का काम कब से शुरू होगा? पार्क का GR 1-2 दिन में निकल जाएगा। वंस GR इज आउट, कच्छ कलेक्टर, जेडा, हमारा डिपार्टमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड हमने जो की है उसका विंड वेलोसिटी,
और सोलर का रेडिएशन उसका स्टडीज़ हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट के क्या कितने विंड वेलोसिटी है हमारे पास, ऐसे तो है ही। सो अकॉर्डिंगली मिनरल्स का भी देखे जाएंगे कि माइनिंग का वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो लैंड बैरन है, कुछ सरकारी है और कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ पे हम बड़े 5-5 हज़ार मेगावाट के 2-2 हज़ार मेगावाट के बड़े सोलर पार्क्स और विंड के एस्टेब्लिश करेंगे। बट हमारा टारगेट है कि हमको पहला एलोकेशन विद इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स करना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बसपा के बीच घमासान मच गया। दरअसल मुगलसराय से बीजेपी की विधायक साधना सिंह ने मायावती पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मायावती को किन्नर से भी बदतर बताते हुए कहा कि वो ना महिला है और ना पुरुष। गेस्ट हाउस कांड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चीरहरण होने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रही हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं ने उनका मान सम्मान बचाया था। जो महिला नारी जात पे कलंक है, जिस महिला का लूटते बचाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और महिला सुख सुविधा के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपना अपमान को पी लिया। और अपने महिला का जब जिस दिन चीरहरण हो जा, जिस दिन महिला का ब्लाउज फट जा, पेटीकोट फट जा, साड़ी फट जा, वो महिला अगर सत्ता के लिए आगे आती है, वो महिला कलंकित है, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। इस नाते कि हम लोगों को वो महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो नर है न महिला है, उसको किसमें गिनती करना है। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने साधना सिंह के बयान को बीजेपी की हताशा बताया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद बीजेपी के नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए, हताश हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके पास एक भी सीट जीतने की अब ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इतने नीचे स्तर तक गिरे हैं कि जो एक ये दिख रहा है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि मानसिक स्तर इनका ख़त्म हो गया, गिर गया है। और ये एक बीमारी, जो मानसिक बीमारी और रोग से ये ग्रसित हो गए हैं। और बीजेपी के लोगों को अब बहुत जल्दी इस तरह के कई लोग इस तरह के शिकार हो रहे हैं जब से ये गठबंधन हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर, काफी फेमस मुंबई मैराथन की। मुंबई में आज 40,000 से ज्यादा धावकों ने 16वें टाटा मुंबई मैराथन में हिस्सा लिया। सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई दौड़ को वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फ्लैग ऑफ किया। मैराथन में पहला इनाम $4 लाख के करीब का था। मरीन ड्राइव से शुरू हुए दौड़ में तकरीबन 8,500 लोगों ने फुल मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि 15,500 लोगों ने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया। हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में श्रीनु मुगाता और महिला वर्ग में मीनू प्रजापति ने पहला स्थान अर्जित किया। फुल मैराथन की दौड़ अभी जारी है। इस दौड़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी हिस्सा लिया है।